हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रयासरत होंगे। तो एक बार सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो होगा कैलेंडर के मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर। आप सभी को पता है कि जो अभी तक कैलेंडर के मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, वो बिल्कुल आप उन 4 वीडियोस के बाद बिल्कुल आप श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चंस देखोगे, उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व ना हो। सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बस उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से अपने नोट्स को रिवाइज बार बार कीजिए, ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको और जब भी क्वेश्चंस ऐसा आपके सामने आते हैं तो उन क्वेश्चंस को इजीली आप सॉल्व कर सको। ठीक है, तो देखिए आज की जो वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपने कभी पहले एसएससी के एग्जाम में नहीं देखे, लेकिन अदर एग्जाम में ये आए हुए क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है कि आपके एसएससी सीजीएल टायर 2 या फिर सीएचएसएल टायर 1 या फिर टायर 2 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके रेलवे, एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, उन सभी के जो एग्जाम्स हुए थे रेलवे द्वारा जो कंडक्ट किए गए थे, उन सभी का कलेक्शन मैंने तैयार किया है और इसमें वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको पता है कि कैलेंडर रिपीटिशन का भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है। तो इस मिसलेनियस क्वेश्चंस की कैटेगरी में हमने सबसे पहले उसको टॉप पर रखा है, कौन सा? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, कि कोई भी कैलेंडर जो है कब रिपीट होता है, यानी कितने वर्षों बाद रिपीट होता है। तो सबसे पहले एक बात मेरी अच्छे से सुन लो कि कैलेंडर रिपीटिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, कैलेंडर रिपीट होने का मतलब होता है दिन और महीना, यानी कि दिन और डेट बिल्कुल सेम होगा। दिन और डेट बिल्कुल सेम होगा, यानी डेट और डे बिल्कुल सेम होगा, बट फेस्टिवल सेम नहीं होंगे। मतलब फेस्टिवल जो है सेम डेट पर नहीं आते। कैलेंडर रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि डेट और डे तो बिल्कुल सेम होंगे, जैसा आपका पूछा गया ईयर है और जो ऑप्शन में आपको देगा बिल्कुल उसके कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। सेम होने का मतलब है डेट और डे बिल्कुल सेम डे पे आएंगे, बट फेस्टिवल सेम नहीं होंगे। तो आज आपको एक चीज क्लियर होगी कि पूरा का पूरा कैलेंडर तो सेम होगा, बट जो आपका फेस्टिवल होंगे वो उनके डेट फिक्स नहीं होते। ठीक है, तो आई बात समझ में? चलो, अब मैं बात करता हूं कि कोई भी कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो समझ लो मेरी बात, आपको पता है एक आपका नॉर्मल वर्ष होता है, यानी एक आपका साधारण वर्ष होता है, और एक होता है आपका लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। तो एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा याद रखना, इन दो पॉइंट्स को हमेशा अपने माइंड में बैठा लो। एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होता है तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर आपका या तो 6 वर्ष के बाद रिपीट होता है या फिर 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। डायरेक्टली चीज ये याद रखना, एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर यानी कि एक साधारण वर्ष का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होता है, अगर वो 6 साल बाद रिपीट नहीं हुआ तो पक्का 11 साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? पहली बात हो गई। अब आते हैं दूसरी बात, एक लीप वर्ष यानी एक अधिवर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है। तो मेरे भाई इसका फिक्स होता है कि कोई भी अगर आपका लीप वर्ष है वो हमेशा 28 वर्षों के बाद ही रिपीट होता है। लीप ईयर ऑलवेज रिपीट इन 28 ईयर्स। ठीक है, मतलब लीप ईयर जो है हमेशा आपका 28 वर्षों बाद ही फिर से रिपीट होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर समझ लो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ कि 2004 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लस 28 ईयर्स करो तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 2032 में, यानी 2004 का कैलेंडर जो है 2032 में आपका रिपीट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्वेश्चंस इस पर ऑलरेडी रेलवे में पूछे गए, वो मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवा दूंगा, आप फिर उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वर्ष 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। क्वेश्चन था आपका, इसी तरीके से पूछता है, द द calendar of 2011 will be
रिपीट इन विच ईयर, इन विच ईयर, और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए थे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या बोर्ड पर लिखे हुए सारे शब्द आपको वीडियो में दिख रहे हैं अच्छे से। जी थोड़ा सा इसको मैं करता हूं तो ताकि आपको वीडियो जो है बिल्कुल ठीक है। अब आई होप एक एक शब्द आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि द कैलेंडर ऑफ 2011 विल बी रिपीट इन विच ईयर, यानी 2000 वर्ष 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा। ये मेरे भाई रेलवे के सभी क्वेश्चन पूछे गए जो आपके एसएससी के एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके ऑप्शंस देखो कैसे थे। ऑप्शन फर्स्ट था इसका 2006, ऑप्शन ये था आपका 2005, सी ऑप्शन था आपका 2010 और डी ऑप्शन था आपका, और आपका डी ऑप्शन मेरे भाई दिया हुआ है 2009। तो ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना जो ईयर दिया हुआ है क्या वो एक लीप ईयर है या फिर एक नॉर्मल ईयर है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताओ कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, तो हमेशा सबसे पहले एक बात सुनो, एक पहले 2 पॉइंट अपने माइंड में अगेन स्थापित कर लो कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर यानी एक साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि ईयर जो आपको पूछा गया कि हाँ 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा तो 2024 में या 25 में रिपीट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा एक नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होता है, यानी एक साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। यानी एक साधारण वर्ष को का कैलेंडर रिपीट होने में उतने समय लगता है ताकि वो साधारण वर्ष में ही रिपीट हो। कहने का सिंपली मतलब है एक साधारण वर्ष का कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, लीप यानी अधिवर्ष में रिपीट नहीं होता। और एक लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष वाले कैलेंडर में ही रिपीट होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है आपको 2011 का कैलेंडर फिर मतलब कब रिपीट होगा, यानी 2011 का कैलेंडर रिपीट होने से मतलब है कि 2011 में जनवरी फरवरी मार्च में जो डेट जिस डेट पे आए वो सेम डे सेम डेट पर आए, लेकिन किस ईयर में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। कहने का मतलब है 2011 का पूरा कैलेंडर किस वर्ष के समान है। तो देखो मैंने आपको बोला था कि 2000 ऐसे क्वेश्चन में आपने फोकस किस पे करना है, ईयर पे, कि ईयर जो आपका दिया गया क्या है ये नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर। तो देखो ये जो ईयर है 2011, इसके लास्ट जो 2 डिजिट है 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये आपका एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर को हमेशा एक नॉर्मल ईयर ही रिपीट करेगा। एक नॉर्मल वर्ष का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल वर्ष में ही रिपीट होता है और एक लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। तो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो मैंने आपको बोला था 2011 या तो इसमें +6 करो 2017। क्या आपको ऑप्शन में 2017 दे रखा, नहीं दे रखा, 2011 से ही कम दिए हुए, तो भाई +6 ना करो -6 कर दो, कोई फर्क आपके क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला। -5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको 2005 अब नजर आया यहाँ पे, तो देखो बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। आई बात समझ में। अब एक और बात मेरी सुनो ध्यान से, अगर ये ऑप्शन, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन आपको दिए गए थे। अगर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होते आपके, अगर आपके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से होते, और आपसे पूछता कि बताओ 2011 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, तो मैंने क्या बोला, एक नॉर्मल वर्ष का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होता है, अगर 6 साल बाद रिपीट नहीं हो रहा तो पक्का 11 साल बाद रिपीट होगा। तो प्लस अगर 6 किया आपने तो 2017 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो 2017 नहीं है, तो अगेन इसको +6 करो 2023 आपको दिखा तो बस इसमें रिपीट हो गया। आई बात समझ में। तो कई बार क्वेश्चन आपको एग्जामिनर इस तरीके से भी घुमा के देता है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, घबराने की आपको जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अगर ठीक है, अच्छा इसको चलो इसकी जगह अगर इस ऑप्शन को रख देते तो ये ऑप्शन बाय मिस्टेक लिया गया था, ये भी ऑप्शन, ये भी इस तरीके से आपसे आपके ऑप्शन दिए होते तो हाँ 2011 का कैलेंडर 2023 में ही रिपीट होता। ठीक है, अच्छा 2023 ना दिया होता, अगर 2023 आपको ना दिया होता, 2022 दिया होता, तब आपका आंसर क्या होता मेरे भाई? तब आपका आंसर 2022 ही होता। क्योंकि देखो 2011 में 6 साल अगर आप जोड़ रहे हो तो 2017 आना चाहिए, लेकिन 2017 तो इसमें है नहीं। तो अगेन इसमें अगर आप 2017 अगर मतलब 2011 में 6 जोड़ने पे 2017 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आप 11 जोड़ लो तो क्या होगा 2022। और देखो ऑप्शन में आपको 2022 नजर आया तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इस तरीके को आप फॉलो करो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। सिंपल सी बात है यार, एक माइंड में चीज बैठा दो कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा एक नॉर्मल वर्ष में ही रिपीट होता है, और एक लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा एक लीप वर्ष में ही रिपीट होता है। चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 और कर लेते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के। बोला है आपसे क्वेश्चन, हाँ आपसे क्वेश्चन बोला है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट हो? द कैलेंडर ऑफ 2018 विल बी रिपीट इन विच ईयर? और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 2000 ऑप्शंस में लिख रहा हूं इसके, 2006, 2009, 2006, 2009, आगे है ऑप्शन दिया गया आपको 2008 और 2007, 2008 और 2007, ये ऑप्शन दिए गए। अब बोलोगे सर आपने तो बताया था कि जो हमें ईयर दिया होगा जस्ट उसमें +6 करो तो आपका जो ईयर होगा वो ऑप्शन, मतलब जैसे 2018 का कैलेंडर, तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है? ईयर पे। क्या आपका जो दिया गया ईयर है एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर? तो आप देखोगे ये एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल वर्ष में ही यानी ईयर में ही रिपीट होता है। ये नहीं कि इस नॉर्मल ईयर का रिपीटेशन एक लीप ईयर में हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि देखो अगर इसमें प्लस, चलो छोड़ो उस चीज को मैं बाद में बताता हूँ। अगर आपके ऑप्शन, ये ओरिजिनल ऑप्शन है, इसको मैं हटाता हूँ। एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं होते, ऑप्शन कुछ इस तरीके से होते 2028, 2029, 2019, 2027, ये ऑप्शन होते, तब आपका करेक्ट आंसर क्या होता? तो सर आपने, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि इसमें +6 अगर आप जोड़ोगे, इसको चलो ये ले लेते हैं 24 ले लेते हैं, आपने बताया था सर इसमें +6 जोड़ो, क्योंकि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होता है या फिर 11 साल बाद रिपीट होता है। तो सर हमने जोड़ा और 2024 आ गया, और सर 2024 ऑप्शन में भी दिया गया, यानी सर ये हमारा करेक्ट है। मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, गलत चीज। मैंने आपको ये भी तो बताया था कि एक नॉर्मल वर्ष का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल वर्ष में रिपीट होता है, याद रखो 2018 एक नॉर्मल वर्ष है, तो ये कैसे एक लीप वर्ष में रिपीट हो सकता है? गलत चीज है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो मैंने कहा चलो 6 जोड़ने पे अगर आपका काम नहीं बन रहा तो 11 जोड़ लो। तो आपने बोला बिल्कुल सही सर, 8 + 1 9, 1 + 1 2, और ये हो गया आपका 2029। 2029 के ऑप्शन में दिया गया, तब आपका ऑप्शन मेरा भाई परफेक्ट आपका 2029 हो जाएगा। चीजें सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपका एग्जाम में आए क्वेश्चन, तो आपने हैंडल करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन के ओरिजिनल ऑप्शन पे चलते हैं, क्योंकि वो भी चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये तो प्लस करके आपने निकाल दिया इसका आंसर, लेकिन कई बार आपको माइनस करके भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है। कंसेप्ट तो वही है, तरीका अप्रोच आपकी वही है। इसके ऑप्शंस थे आपके 2006, 7, 8, 9, 2006, 2008, 2007 और 2009, ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। मैंने बोला द कैलेंडर ऑफ 2018 विल बी रिपीट इन विच ईयर? 2018 का कैलेंडर फिर से कब रिपीट होगा, या फिर 2018 का, इस क्वेश्चन को दो मतलब 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या फिर 2018 का कैलेंडर किस दिए गए ऑप्शंस में किस वर्ष के समान है? इस क्वेश्चन के दो मतलब है, ठीक है, लेकिन उन सबका, उन दोनों का कंबाइंड मतलब एक ही है कि 2018 का कैलेंडर किसके समान है, किस वर्ष के समान है। तो देखो आपको मैंने बोला था जो एक नॉर्मल ईयर है ये, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल वर्ष में ही रिपीट होता है, नॉर्मल ईयर में ही रिपीट करता है, यानी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर को हमेशा एक नॉर्मल ईयर ही रिपीट करता है। देखो नॉर्मल ईयर है,
क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये हमारा नॉर्मल ईयर है। तो देखो इसमें +6 करोगे तो 2024 मिलेगा, बट 2024 भी नहीं दिएगा, और 2024 अगर दिया भी होता तो हमारा आंसर नहीं होता। फिर +11 करते हैं तो 2029, लेकिन 2029 तो इसमें है नहीं, तो सर अब क्या करें? तो भाई जस्ट इसका यही मतलब है कि 2018 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। तो अगर प्लस करने पे आपका नहीं आ रहा तो -6 कर दो, तो क्या आएगा 2012। ये तो वैसे भी आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक नॉर्मल वर्ष को कभी भी लीप वर्ष नहीं करता रिपीट। तो मैंने बोला चलो 11 कर लो, घटा लो, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0 और 0 का 0, 2007। क्या आपको 2007 ऑप्शन में नहीं मिल रहा? आ गया आपका आंसर, बताओ आ गया। यानी 2018 का पूरा कैलेंडर 2007 के समान है। आप प्रैक्टिकली भी इसको गूगल पे चेक कर सकते हो, ठीक है, कि 1 जनवरी 2018 को जो दिन था वही 1 जनवरी 2007 को भी दिन होगा, ठीक है, पूरा का पूरा कैलेंडर समान होगा, ठीक है। यहाँ पर कैलेंडर रिपीटिशन का मतलब ये होता है कि डे और डेट आपको सेम होंगे दोनों, मतलब दिए गए जिस ईयर में रिपीट हो रहा है कैलेंडर, बट त्योहार सेम नहीं होते, फेस्टिवल सेम नहीं होते। बहुत से सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फेस्टिवल भी सेम होंगे, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ डे और डेट सेम होंगे बट फेस्टिवल सेम नहीं होंगे, फेस्टिवल सेम डे पे नहीं आते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? द कैलेंडर ऑफ 2005 विल बी रिपीट इन विच ईयर? ऑप्शन दिया है आपको 2009, 2000, ऑप्शन दिया है आपको 2009, 2008 और 2000 आपका 2010, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा? इनमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कैलेंडर ऑफ 2005 विल बी रिपीट इन विच ईयर? 2005 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट होगा? तो मैंने आपको तरीका बताया था 2005। देखो 2005 क्या है, सबसे पहले फोकस आपकी नजरें कहां होनी चाहिए? ईयर पे, कि जो ईयर दिया गया है क्या वो एक नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर। तो देखोगे 2005 एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल वर्ष में ही होता है, लीप वर्ष में नहीं होता। तो अगर इसमें कोई लीप वर्ष आपको दिख रहा है उसको काटो। ये देखो 2008 एक लीप वर्ष है, काट दो इसको। अब बचे आपके पास 3 ऑप्शन। तरीका आपको पता है, एक नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में या तो 6 साल लगते हैं या फिर 11 साल। अगर इसमें +6 कर रहे हो तो मिलता है 2011। क्या आपको ऑप्शन में 2011 मिला? बिल्कुल मिला, आपका परफेक्ट आंसर आ चुका है। इतनी सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो उन जो 2 पॉइंट्स को मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक नॉर्मल ईयर के कैलेंडर को रिपीट होने में या तो 6 साल लगते हैं या फिर 11 साल। अगर आप +6 कर रहे हो और वो ऑप्शन में आपको वो ईयर नहीं मिल रहा तो आप +11 कर लो, मिल जाएगा। अगर आप -6 कर रहे हो दिए गए ईयर में, वो आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन में ईयर, तो आप -11 कर लो, एक ही बात है। चाहे कान को ऐसे पकड़ो चाहे कान को ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है ना? ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आपसे अगेन पूछा गया था, इस बार लीप वर्ष का कोई क्वेश्चन लेते हैं, और सेम एज इट इज ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2000 क्वेश्चन था ये, हाँ 2020 क्वेश्चन ये था आपका, वेट कीजिएगा, हाँ 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? द कैलेंडर ऑफ 2020 विल बी रिपीट इन विच ईयर, या फिर 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऑप्शन आपको दिए गए थे यहाँ पर 2044, 2076, 2044, 2076, आगे हैं 2040 और 2096, 2040 और 2096। 2020 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा? तो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है, यानी अधिवर्ष है। तो लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 वर्षों बाद रिपीट होता है। तो 2020 में अगर आप 28 जोड़ते हो तो 2048 मिलता है, यानी 2020 का कैलेंडर 2048 के समान है। क्या आपको ऑप्शन में 2048 मिल रहा है? आप बोलोगे सर नहीं 2048 तो नहीं मिल रहा, 2044 मिल रहा है। मैंने बोला रिपीट तो 2028 वर्षों बाद ही होना है, यानी 2048 फिक्स है कि 2020 का कैलेंडर 2048 मतलब 2020 का कैलेंडर 2048 में ही रिपीट होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका कट गया, ठीक है।
और दूसरी बात सर आपने ये भी बताया था कि एक लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होता है। देखो सारे के सारे ऑप्शन देखोगे आप लीप वर्ष है, आप फंस गए हो। तो कैसे पता लगाओगे? ना ही आपको इसमें 2048 मिल रहा है, ना ही ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो करेक्ट होगा क्या? तो एक बात और बताओ, एक नॉर्मल जो लीप ईयर होता है हमेशा 28 वर्षों बाद रिपीट होता है, यानी 2020 का कैलेंडर 2048 के समान है। अब 2048 में आप अगेन 28 जोड़ो, 28 जोड़ो, 8 8 16, 4 2 6 1 8 0, 2076। क्या 2076 आपको ऑप्शन में मिला? आप बोलोगे सर बिल्कुल मिल गया, मिल गया। यानी 2020 का कैलेंडर देखो 2020 का कैलेंडर 2048 में भी रिपीट होगा और इसी 2020 का कैलेंडर 2076 के समान भी होगा। कहने का मतलब है 2020 का कैलेंडर 2048 के वर्ष के समान भी है और 2076 वर्ष के भी समान है। तो अगर ऑप्शन में, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन पिक करना बता रहा हूँ, किस तरीके से ऑप्शन पिक करना, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर आपको ये वर्ष नहीं मिल रहा, अगर आप अप्रोच अपनी लगा रहे हो बिल्कुल ठीक जा रही है, अगर ये ऑप्शन में चीज नहीं मिलती भाई +28 और कर लो, देखो आपको ऑप्शन में मिल गया और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं होती, अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, कि कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपको दिक्कत ना हो। कहने का मतलब है 2020 का कैलेंडर 2048 के भी समान होगा और 2076 के समान भी होगा। यानी 2020 में जो 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 1 जनवरी 2048 को भी सेम डे होगा और 1 जनवरी 2076 को भी सेम डे होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ठीक है, बस चीजें अपने माइंड में रखो, जो जो आपको बताई जाती है अच्छे से वीडियो को रिवाइज किया करो। अगर वीडियो आपको एक बार में नहीं समझ आती तो 2 बार देखा करो, 3 बार देखा करो, तब तक देखा करो जब तक आपको अच्छे से सभी चीजें, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ सिखाना है। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी आपका क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का 2018 में जो हुआ था, कंडक्ट कराया गया था, उसमें पूछा गया था और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो क्वेश्चन था मई 2016 में कौन सी तारीखों को बुधवार था। क्वेश्चन था, हिंदी में इसको लिख रहा हूं, मई 2016 में किन किन तारीखों को बुधवार था। बुधवार था, यानी मई 2016 में बुधवार जो था किन किन तारीखों को आया था। और आपके ऑप्शंस हैं एज इट इज, मैं ओरिजिनल ऑप्शन में आपको लिख के बता रहा हूं जो आपको ऑप्शन दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट था इसका, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया था इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट जो था वो था 2nd, 9th, 16th, 23rd, ये फर्स्ट ऑप्शन था। यानी 2 मई, 9 मई, 16 मई, 23 मई। ऑप्शन बी 3rd, 10th, 17th, 24th, ये आपका सेकंड ऑप्शन था। सी ऑप्शन था आपका 4th, 11th, 18th, 25th, ये आपका था मेरे भाई फोर्थ ऑप्शन। डी ऑप्शन था आपका 1st, 8th, 15th, 22nd। तो ये ऑप्शन आपको एग्जाम में मेरे भाई दिए गए थे। अब क्वेश्चन क्या था, मई 2016 में किन किन डेट्स को जो था बुधवार आया था, यानी वेडनेसडे आया होगा। मई 2016 में किन किन तारीखों को जो था बुधवार आया था, और ये ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आपने ना 1 मई 2016 का दिन पता करना है, यानी कि आपको सबसे पहले 1 मई 2016 का दिन पता करना होगा, जिससे कि आप
ये भी पता लगा सकते हो कि बुधवार किन किन तारीखों को है, या फिर यहाँ पर कुछ और कोई और दिन दिया होता वो भी आप पता लगा सकते थे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको 1 मई 2016 का दिन पता होना चाहिए। आई बात समझ में? तो चलो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको, अच्छा ये क्वेश्चन फाइनली हमारा अब तक क्या बन चुका है कि 1 मई 2016 को कौन सा दिन था। तो 1 मई 2016 को कौन सा दिन था, डायरेक्टली ये आपके रियल लाइफ से कनेक्ट हो गया। और रियल लाइफ वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि जो ईयर दिया होगा इससे एक कम कर दो, यानी -1 कर दो, तो 2015, यानी जो आप मेथड लगाओगे वो 2015 पे लगाओगे। और सबसे पहले मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी चौथी वीडियो में कराया था कि 1 मई तक जितने भी मंथ हैं आपके, आप उनके ऑड डेज निकाल लो अलग, मंथ के ऑड डेज अलग और दिए गए ईयर्स के ऑड डेज आपने अलग निकाल के उनको कंबाइन करके और फिर 7 से डिवाइड करके और जो भी ऑड डेज होगा वो निकालना है। ठीक है, तो पहले मंथ के ऑड डेज निकालते हैं। 1 मई तक का हमें ऑड डेज निकालना है। तो पहले जनवरी में देखो, जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर अच्छा मई तक पूछा ना, बस फिर मई तक पता लगाएंगे। ओके ठीक है, तो जनवरी में देखो जनवरी 31 दिनों की होती है। फरवरी कितने दिन के लिए, 28 से 29, तो पता कहां से लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया था जो ओरिजिनल डाटा का ईयर दिया होगा, मतलब क्वेश्चन में जो ओरिजिनल आपका ईयर दिया होगा उसी से डिसाइड होगा कि फरवरी कितने तारीख की। तो ओरिजिनल आपको ईयर कौन सा दिया गया, 2016 का, और 2016 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है, यानी यहाँ पर लिखोगे 29, और फिर मार्च होता है आपका 31 दिन का, अप्रैल 30 दिन का, और मई 1 मई, क्योंकि 1 मई का दिन आपको पता करना, तो मई का सिर्फ 1 तारीख लेंगे, यानी 1। अब इनको आप ऐड कर दो, ठीक है। और फिर मैंने ये भी बताया था आपको, 2015 जो है इसको तोड़ो, तो 2000 पहले लिखोगे, यानी 2000 वर्षों में कितने ऑड डेज, प्लस 15 ईयर्स में कितने ऑड डेज, तो 15 ईयर्स में कितने ऑड डेज, तो पहले 15, और 15 ईयर्स में आए टोटल लीप ईयर, प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। और आप इन सबको जब कंबाइन करके जोड़ोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मई 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है, और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर बड़े बड़े आपको नंबर दिए, इनको 7 से ऑलरेडी बाद में डिवाइड होने ही है, यहीं पर काट लो। तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 1, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना 2, और ये 1 तो है ही है, प्लस अब इधर आ जाओ। अच्छा 2000 मैंने आपको बताया था कि 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपने बताया था सर 5, निकाल के मैंने प्रूव भी करके दिखाया था आपको। 200 वर्षों में कितने ऑड डेज, 3। 300 वर्षों में कितने ऑड डेज होते हैं, तो आपने बताया था सर 4, एक होते हैं सॉरी। और 400 वर्षों में कितने ऑड डेज, 0। और 400 का मतलब 0 है, तो 2000 को अगर, क्या 2000 को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, 400 गुना 500 2000 ही होता है, और इस 400 का मतलब क्या है, 0, यानी आप 400 को फाइनली 0 गुना 5 से लिख सकते हो। तो यानी इन दोनों को जब गुना करोगे तो आएगा तो 0 ही ना, प्लस ये 15, और इस 15 ईयर्स में आए लीप ईयर, तो 15 डिवाइड करो 4 से, 4 3 12, तो लीप ईयर कितने मिले। लीप ईयर के लिए हमेशा फोकस करते हैं क्वोशंट पे, यानी आपको लीप ईयर मिला 3। अब इनको जोड़ो, 3 + 1 4, देखो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 और 15 25, 25 और 3 मेरे भाई 28, 28 होते हैं। अभी भी देखो 7 से बड़ा, तो 7 से डिवाइड करो इसको, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना है मेरे भाई 0। रिमाइंडर कितना आया बताओगे, तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर आ चुका है हमारा 0। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया मेरे भाई, तो रिमाइंडर आया आपका 0। और सर आपने ये भी बताया था, आप बोलोगे कि सर जो मंडे होता है हमारा 0 आया, तो 0 हम किस दिन को माने, तो आपने सर बताया था कि जो मंडे होता है, ये चीज आपकी अलग है, वो चीज अलग है, ठीक है। ये आपके ऑड डेज है आपके ईयर्स की। और सर आपने ये भी बताया था कि मंडे जो होता है उसको हम 1 कोड देते हैं, ट्यूसडे को देते हैं 2, वेडनेसडे को कोड दिया जाता है 3, थर्सडे को कोड दिया जाता है आपका 4, फ्राइडे को कोड दिया जाता है आपका 5, और सैटरडे को कोड दिया जाता है 6, एंड लास्ट संडे को दिया जाता है आपका 7 या फिर 0। तो देखो ऑड डेज आपके क्या निकले हैं 0, तो 0 का मतलब क्या होगा, संडे। यानी कि आपको पता चल गया कि 1 मई 2016 को कौन सा दिन था, तो मेरे भाई संडे था। आपको पता लग गया कि 1 मई 2016 को संडे था, यानी मई 2016 में किन किन तारीखों को बुधवार आया था
उससे पहले आपको 1 मई 2016 का दिन पता होना चाहिए। आपको पता लग चुका है कि 1 मई 2016 को मेरे भाई संडे था। ठीक है, अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, और भाई मेहनत बहुत होती है आपकी, आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढने में। तो मेरे भाई शेयर किया करो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल को लाइक जरूर कर दिया करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल बटन होता है आपका उसको प्रेस कर दिया करो। तो देखो 1 मई 2016 को यानी संडे था, तो 2 मई को कौन सा दिन होगा? 2 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? आप बोलोगे सर मंडे। फिर मैं पूछूंगा 3 मई का भी बता दो, तो आप बोलोगे सर ट्यूसडे। तो 4 को क्या होगा सर? वेडनेसडे। और 4 देखते ही, वेडनेसडे देखते ही आपको मन में आना जाना कि हाँ बुधवार पूछा था, कि एक मतलब मई 2016 में किन किन तारीखों को बुधवार था। यानी मई की जो 4 तारीख थी, मई की जो 4 तारीख थी उसमें वेडनेसडे मतलब आया होगा। मई की जो 4 तारीख थी, मई की 4 तारीख को वेडनेसडे था, तो फिर वेडनेसडे कब आएगा? 4 में 7 और जोड़ो तो 11 मई को भी आएगा, 11 में 7 जोड़ो फिर 18 मई को भी आएगा, 18 में 7 जोड़ो तो 25 मई को भी। क्या ऐसा ऑप्शन आपको नजर आया? ये रहा 4 11 18 25, 4 11 18 25, यानी कि मई की 4 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को और 25 तारीख को आपका बुधवार आया था। आई बात समझ में? अब आई होप सब समझ में सभी को क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन बेहद ही आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बस आप थोड़ी सी मेहनत करोगे इस चीज के ऊपर, बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो चीजें आ जाएंगी। क्वेश्चन कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपकी अप्रोच काम करती है, आपकी समझने की शक्ति काम करती है। ठीक है, और मेरे भाई एक बात और मैं बता दूंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, पूरा चैलेंज दे रहा हूँ कि ऑफलाइन में भी आप कहीं से पढ़ रहे हो, इतना सारा कंटेंट एक चैप्टर के ऊपर नहीं दिया जाता। अब यूट्यूब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे ऑफलाइन वाले चाहे साथ में पढ़ रहे हो, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे भी हुए हैं, इसमें स्टूडेंट्स एक तो कम होते हैं ऑफलाइन, मतलब जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जब कंबाइंड क्लास में लेता हूँ, मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया इस चीज को, वो भी शांति से पढ़ते हैं, और आप लोग वैसे भी ऑनलाइन जब पढ़ रहे हो बहुत शांति से वीडियो को देखते हो, तो हर चीजें समझ आती है, हर चीजें को समझ आती है। ज्यादा बिना मतलब की बातें क्लास में जैसे आप देखोगे ऑफलाइन में बिना मतलब की बस बातें होती हैं, पढ़ाई कम, बस टाइम पास किया जाता है। और स्टूडेंट्स को भी टाइम पास मतलब बहुत पसंद होता है कि भाई टाइम पास हो रहा है हमारा। तो भाई मेरे भाई टाइम पास वाले स्टूडेंट से मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है, टाइम पास वाले स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल से मत जुड़ना। इस चैनल से वही जुड़ना जो आप अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो, आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरा ये चैनल बनाया गया। इस चैनल से आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते हो, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, तो मेरे भाई एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स अप्रोचेस जो मैं आपको बता रहा हूँ करो। तो और फिर से हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई, प्लीज सीरियस स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो इस उसमें कंपटीशन में है, वही जुड़े इस चैनल को, क्योंकि फायदा सिर्फ उन्हीं का होने वाला है, टाइम पास वालों का कोई फायदा नहीं होता। टाइम पास वालों का ना ऑफलाइन में फायदा होने वाला है ना ही ऑनलाइन में, क्योंकि ऑफलाइन में ना टीचर्स भी, आप लोग आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप देख लेना कौन ऐसे स्टूडेंट है। ऑफलाइन में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे ही टीचर को ढूंढते हैं कि भाई आए टीचर थोड़ा टाइम पास करे, मौज मस्ती करे और चला जाए, हमारा भी टाइम। लेकिन भैया बाद में आपकी जब एज बढ़ती है तो आप कहते हैं कि ससुरा अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा मेरा। ऐसे ही होता है, माइंड में चीजें घूमने लगती है, यार 2 साल हो गए 3 साल हो गए अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो भाई टाइम पास करोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सीरियसली पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। मौज मस्ती भी जरूरी है लेकिन एक लिमिट में। ऑफलाइन में क्या होता है, ज्यादातर आप चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, ऑफलाइन में सिर्फ मौज मस्ती होती है, पढ़ाई कम ज्यादा मौज मस्ती होती है, और इसी में बच्चे अपना इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, तो टीचर भी कहता है चल कराना क्या, फिर यही इतने में खुश है बच्चे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तभी आप एग्जाम जब देने जाते हो तब बोलते हो यार ये तो क्वेश्चन सर ने करा नहीं था। भाई सर ने तो अगर आपकी आप में पेशेंस होती तो करा ही देते, और हर टीचर भी मेरे भाई नहीं कराता, सीधी मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ बट सच्चाई है ये। ठीक है, हर टीचर भी नहीं करा पाता ये, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लेवल है ही नहीं, क्योंकि लेवल है ना आज का जो कंपटीशन है, हर एक स्टूडेंट को इतना रखना चाहिए, बट स्टूडेंट सिर्फ इतना रखते हैं और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती में। ठीक है, ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि आपका सिलेक्शन मेरे भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, टाइम ज्यादा पास ना करो, आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करो, पढ़ो, आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो, ये मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे की जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। ये वीडियो जो है मिसलेनियस की, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस क्वेश्चंस के ऊपर है, जो आपके अभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए, बट आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मेरे भाई देखे जाएंगे। ठीक है,
ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में देखा गया, मैंने खुद भी, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैंने देखा गया, बस टाइम पास करवाने के लिए बच्चों को बोला जाता है। भाई सीधी सी बात है कि भाई मौज मस्ती करें बच्चे, अपना बस एडमिशन ले लें सभी। और एक ही नहीं, सभी ऑफलाइन का मेरे भाई यही हाल है। बस इन्होंने धंधा बना के रखा हुआ है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर से इन्हें कोई मतलब नहीं, बस इनका पैसा आता आता जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं इनसे, सिलेबस इन्होंने टाइम से कंप्लीट नहीं करवाना, ठीक है। और जो अच्छे टीचर्स जो इनको पढ़ाते हैं उनसे ये लोग दूरियां बनाना कि भाई सर आप कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे सिलेबस। ऐसा भी मैंने देखा हुआ है, मेरे साथ हुआ भी हुआ है बहुत से इंस्टीट्यूट में। तभी मैंने कहा कि भाई मैं ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, बस एक यूट्यूब जो है मेरा माध्यम, वहीं पे पढ़ाऊंगा अपने सभी स्टूडेंट्स को। और मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रखता हूँ अपने बैच में, जो ऑफलाइन मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैं जिन्हें घर पे पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में सिर्फ मेरे 10 to 12 स्टूडेंट्स ही रखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। ताकि उनको भी अच्छे से समझ आए और आपको भी अच्छे से समझ आए, उनकी भी रिवीजन ऑनलाइन से होती रहे और आपकी तो हो ही रही है, ठीक है। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और चीज मैं आपको बता दूं एक और चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। और ये क्वेश्चन जो है रेलवे के बिल्कुल बेसिक एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये आपके लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे। याद रखो, एक नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है, एक नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस ईयर का लास्ट दिन भी होता है। कहने का मतलब है, जैसे कि 2015 की बात करूं, चाहे इसी करंट 2022 की बात करूं, 2022 एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर मींस ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट जो 2 डिजिट है, यानी 2022 जो है आपका लीप ईयर, लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि जो 2022 में जो 22 है यानी लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2022 क्या है आपका एक नॉन लीप ईयर है, यानी एक साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, यानी 1 जनवरी 2022 को जो भी दिन था, मेरे भाई चेक कर लेना गूगल पे, 31 दिसंबर 2022 को भी वही दिन होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2005 को फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2005 को भी मेरे भाई फ्राइडे ही होगा। आप चेक भी कर सकते हो, ये एक फैक्ट है, ठीक है। कहने का ये भावार्थ है मेरा कि एक नॉर्मल वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उस वर्ष का आखिरी दिन भी होता है। यानी 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर का भी दिन होगा उस वर्ष का। लेकिन अगर आपका दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है, अगर दिया गया आपका एक वर्ष जो है वो लीप वर्ष है, तो ध्यान रखो लीप वर्ष का आखिरी दिन अपने पहले दिन से एक ज्यादा दिन पे खत्म होता है। कहने का मतलब, अगर हम 2020 की बात करें, अगर मान लो 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे था, तो मेरे भाई 31 दिसंबर 2020 को फ्राइडे +1 सैटरडे रहा होगा। यानी लीप वर्ष का जो आखिरी दिन हमेशा अपने पहले दिन से एक ज्यादा पे खत्म होता है। आई बात समझ में? आई बात की नहीं? बताओ, आप लोग बताओ भाई, आई समझ में? ये तो मैं ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूँ। बताओ, नोट नहीं किया? कर लो अभी नोट फिर, ठीक है। तो सुनो मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, एक लीप वर्ष का आखिरी दिन हमेशा अपने पहले दिन से एक ज्यादा दिन पे खत्म होता है। इसको करवा के देख, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, इफ 1 जनवरी 2003 is Saturday, if 1 January 2003 is Saturday, then 31st December 2003 will be what? ये पूछेगा। तो देखो ये एक नॉर्मल वर्ष, देखो ईयर तो सेम है, डिफरेंस यहां पर है। चाहे आप इसको मंथ के ऑड डेज निकाल दो, चाहे वैसे भी पता लगा लो, तो दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। देखो आपको ये ईयर तो सेम है और सेम ईयर में ही पूछ रहा है, और ईयर दिया गया कौन सा है आपका, एक नॉर्मल वर्ष है। और नॉर्मल वर्ष में पड़ता है कि जो पहला दिन होता है और लास्ट वाला जो दिन होता है बिल्कुल सेम होता है। यानी 1 जनवरी को अगर सैटरडे, तो मेरे भाई 31 दिसंबर 2003 को भी सेम डे होगा, यानी सैटरडे ही होगा। लेकिन एग्जामिनर पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है? अब देखो लेवल थोड़ा सा, अगर एग्जामिनर बढ़ा रहा है तो आपको भी अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है? देखो आपसे ये पूछेगा, 1 जनवरी 2003 को अगर सैटरडे है तो बताओ 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर की अगर बात करूं 2003 की, तो 1 साल पूरा हो गया। और 2003 क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। 2003 एक नॉर्मल ईयर पूछ लिया, 2004 की जनवरी का, पहली जनवरी एक नॉर्मल ईयर दिया गया, और पूछ लिया आपका एक लीप ईयर का, कि अगर नॉर्मल ईयर का पहला दिन
अगर सैटरडे है तो एक लीप वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन होगा? तो भाई घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता है नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन और लास्ट दिन बिल्कुल सेम होता है, यानी 1 जनवरी 2003 को अगर सैटरडे है तो 31 दिसंबर 2003 को भी सैटरडे ही होगा, और 31 दिसंबर के बाद 2004 चढ़ गया और 2004 का पहला दिन सैटरडे प्लस 1 संडे हो जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लेवल आपको भी अपना बढ़ाना पड़ेगा, सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर भेड़ की चाल चलोगे तो भेड़ की बोलूं चाहे गधे की बोलूं बात एक ही है, अगर उनकी चाल चलोगे तो कुछ नहीं होने वाला, अपना लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सभी जो स्टूडेंट्स करते हैं, आपको देखो सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो अपना लेवल थोड़ा सा ऊंचा करके रखते होते हैं। ठीक है, आप यही नहीं कि सिर्फ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो। देखो आपको पता है कि टीसीएस ही एसएससी का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है, टीसीएस ही है जो आपका रेलवे का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो रीजनिंग के मेरे भाई एसएससी के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन भी लगा लो, रीजनिंग की बात करो, और जो रेलवे में जितने भी एग्जाम रेलवे ने लिए हैं अपने, उनके भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन लगा लो, आपकी रीजनिंग कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। सुने मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि एक ही चैप्टर के आपको वेरियस क्वेश्चंस मतलब देखने को मिल जाते होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आपसे पूछ ले, आप इजीली उसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, कहने का ये मतलब है अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, मेहनत करने की थोड़ी क्षमता अपनी बढ़ाओ। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है, ऐसे नहीं होता। जो बाकी लोग कर रहे हैं वही आप करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी आपको। अब देखिए ये भी क्वेश्चन, इससे आगे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो ये क्वेश्चन हो गया, हाँ इससे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, एक और ऐसा ही क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। मई 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार था? ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, समझाना था इस क्वेश्चन को, डायरेक्टली आप याद रखना। चलो, मई 2001 की किन किन तारीखों को जो था आपका बुधवार आया था, क्वेश्चन है। वैसा ही क्वेश्चन मैं दोबारा आपको कराता हूं। मई 2000, और ये ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछा गया, मई 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार आया था? बुधवार आया था, ये क्वेश्चन आपके सामने, और आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया गया है 2nd 9th, 2nd 9th, आगे है 16 23rd, ऑप्शन बी है आपको दिया गया 4th 11th 18th, फिर 25th, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 3rd, फिर 10th, फिर 17th, फिर 24th। ठीक है, डी ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें 1st 8th 15th 22nd। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बताओ मई 2021 की किन किन तारीखों को बुधवार था, क्वेश्चन ये है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आपको सबसे पहले 1 मई 2001 का दिन पता होना चाहिए। 1 मई 2001 का दिन, यानी सबसे पहले आप निकालोगे कि 1 मई 2001 को कौन सा दिन था, और मैंने आपको निकालने का तरीका बताया। तो आपको पता है सबसे पहले 1 मई तक आप जितने भी 1 मई से पहले जितने भी 1 मई तक या बोलो या फिर 1 मई तक, जनवरी से लेके 1 मई तक जितने भी आपके मंथ आए उनकी ऑड डेज निकालो। तो मई अब डायरेक्टली करो, जनवरी कितने दिन की होती है 31 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आया 3। फरवरी कितने दिन की लोगे? तो देखो फरवरी जो है आपकी ओरिजिनल देखो क्या है आपका ईयर 2001 है, और मान क्वेश्चन में किसको फिक्स करोगे आप 2000 वर्ष को, लेकिन है तो ये 2001 एक नॉर्मल ईयर, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की होती है, 28 दिन की होती है, तो 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है 0। मार्च कितने दिनों का होता है बताओ? मार्च होता है आपका 31 दिनों का, 31 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना है 3।
अप्रैल बताओ कितने दिनों का होता है, बोलोगे सर 30 दिनों का। 30 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर कितना आया 2। फिर आया आपका मई, और मई 1 मई तक का ही लेना है, क्योंकि 1 मई का दिन आपको पता करना है। +1 कर दो, प्लस ये भी तो करोगे 2001 है ओरिजिनल, लेकिन इसको एक कम करके जब अब इसमें अप्रोच डालोगे इन मेथड में, तभी आपका 1 मई 2001 को कौन सा दिन था आएगा। तो 2000 देख लो, 2000 जो है आपका 2000 मेरे भाई जो है आपका एक 2000 जो है आपका एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में ऑड डेज कितने 0 होते हैं, तो बस इनको जोड़ो। 3 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 + 2 8 8, 1 मिनट, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 और 1 9, और ये तो 0 ही आएगा क्योंकि 2000 का मतलब 0, तो 9। ठीक है, अच्छा 3 3 6 और 3 9, 9 को डिवाइड करो अगेन 7 से, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया 2, और 2 को कौन सा दिन ट्यूसडे, यानी मतलब इस 2 का मतलब क्या हो गया ट्यूसडे, यानी कि आपका 1 मई 2001 को कौन सा दिन था, तो मेरे भाई 1 मई यहां पर वेट कीजिएगा, कहां गया क्वेश्चन, 1 मई कहां चला गया, ये रहा 1 मई। देखो आपको अगेन मैं बताता हूं, आपको कोड याद होंगे, मंडे का कोड क्या था आपका 1, ट्यूसडे का कोड क्या था आपका 2, और वेडनेसडे का कोड मेरे भाई क्या था 3 था। यानी कि वेडनेसडे, वेडनेसडे आपको पता लग चुका है कि वेडनेसडे, अच्छा 2 किसका, 2 का मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब ट्यूसडे, यानी 1 मई 2001 को आपका ट्यूसडे था। आपको पूछा है कि बुधवार किन किन तारीखों को है, तो ट्यूसडे के बाद देखो 1 मई 2001 को अगर ट्यूसडे है तो 2 मई 2001 को कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, यानी 3 तारीख को वेडनेसडे आया, वेडनेसडे आया। क्या 3 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, यानी 3 तारीख को वेडनेसडे था, फिर 3 में +7 करो 10 तारीख को भी था, फिर +7 करो 17 तारीख को भी था, फिर +7 करो 24 तारीख को भी था, तो परफेक्ट ऑप्शन मेरे भाई सी हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो आई होप अब सभी को सभी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी मेरे सभी भाइयों को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा, हमारे कैलकुलेशन को मिस्टेक ना उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये फरवरी इसका था 3, ठीक है, मार्च 3, जनवरी, जनवरी देखिए 31 महीनों दिनों का होता है, 3 3 6 3 9, और 2000 तो 0 ही आएगा। ठीक है, और 2001 का ही पूछा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के डाटा को। जी बिल्कुल, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 को मंडे ट्यूसडे, 2 को मंगलवार, ठीक है, वेडनेसडे आपका इस दिन आया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आपका अप्रोच, बिल्कुल सही जा रहा है। 3 3 6 तीनों, एक बार आंसर भी इसका चेक कर लेते हैं, क्या हमारा दिया गया आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। तीन, ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है आपका ये वाला, तो चलिए इसमें आंसर भी आपका सेम एज इट इज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब था ये सारे के सारे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में करा रहा हूँ, आप इसको अदर में हो सकता है। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन इसको देख लेता हूँ मैं दोबारा, कहीं लोग मुझे लग रहा है एक बार इसके ना ऑप्शन में भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि इन्होंने ऑप्शन शायद सेट सही से किए नहीं। चलिए आप कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एक बार करके देख लीजिएगा, अप्रोच आपकी वही है जो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में करवाया था। ठीक है, इसको अच्छे से कैलकुलेट करके एक बार गूगल पे भी चेक कर लेना, क्योंकि देखो आजकल जो किताबें आ रही है किताबों में भी काफी मिस्टेक्स मिल रही हैं, आप देख लोगे आजकल जो किताबें प्रिंट होती है बहुत सी किताबों में मिस्टेक्स, मेरे पास एक किताब पड़ी है उसमें काफी मिस्टेक्स है, उसको मैं करेक्शन करके ही आपको नोट्स अपलोड करता हूँ। ठीक है, अच्छे से पहले मैं खुद देखता हूँ फिर उसको आपको नोट्स के रूप में देता हूँ, तो घबराने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग जरा कैलकुलेट करके कैलकुलेशन इसकी देख लीजिएगा, मुझे लग रहा है मेरी कैलकुलेशन में शायद कहीं दिक्कत हो गई होगी, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए अब इस वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, और वो लास्ट क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत अच्छी है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर विद इन
20 सेकंड्स में आप दे ही दोगे। कैलकुलेशन बस देखिए, कैलेंडर और क्लॉक के जो क्वेश्चंस है ना, कैलेंडर और क्लॉक के जो क्वेश्चंस है उसमें आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। स्पीड कैसे फास्ट होगी, जब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट है। अब देखिए क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी कहीं एएलपी में भी पूछा गया था, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन का डाटा एज इट इज मैं लेने जा रहा हूँ, ठीक है। बोला है एक पर्सन है एजाज, एजाज का जन्म, एजाज का जन्म जो था 5 जनवरी 2015 को हुआ था। और देखो एजाज का जन्म तो 5 जनवरी 2015 को हुआ था, और दूसरा पर्सन है फैज। बोला इस फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था। बताओ, तो बताओ फैज का जन्म कब हुआ था। राइटिंग पे मत जाना, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला दिया गया था 11 अगस्त 2015, बी ऑप्शन था 2016, 11 अगस्त 2016, ये था आपका 9 जुलाई 2016। सी ऑप्शन था आपका 11 जुलाई 2016, और लास्ट ऑप्शन डी जो था वो था आपका 12 जुलाई 2016। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था और फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ था, तो बताओ कि फैज का जन्म कब हुआ था। और नीचे दे दिए गए थे आपको ऑप्शन। इस क्वेश्चन के लिए सभी भाइयों को मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं जब तक आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी करेंगे, मतलब इसका आंसर देंगे, और आपकी भी अप्रोच देखना चाहूंगा। आप भी इस वीडियो में अपने आप को 2 मिनट का टाइम देना और इसको पहले सॉल्व करके बताना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो करिए जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ना ना ना, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना, अपना दिमाग लगाओ, अपने दिमाग से आंसर दो। क्यों देख रहे हो उसकी किताब में भाई, कॉपी में। सूरज आया तुम्हारा आंसर। गगन बताओ क्या हुआ। अरे इजी है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन है सिर्फ। लास्ट 1 मिनट लेफ्ट। हमारे ऑनलाइन साथी भी 2 मिनट का टाइम लेके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको डायरेक्ट कराऊंगा। ये देखो आपका एग्जाम क्वेश्चन जो है आपके एएलपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, और बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेशन ही थी इसमें और कुछ नहीं। तो चलो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। देखो 5 जनवरी 2015 को किसका जन्म हुआ था, एजाज का जन्म हुआ था, ठीक है। तो आप ऐसा करो, 2015 जो है कितने दिनों का है, 2015 सर एक नॉर्मल वर्ष है, और नॉर्मल वर्ष में यानी साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिनों में से इस 5
दिन को तो आप हटा दो, तो कितने बचे दिन? 365 में से ये 5 दिन गया तो कितने दिन बचे आपके? 360 दिन। अब इस 360 दिन को 553 दिन में से घटा दो। 553 में से 360 दिन जब घटाओगे आप, 3 आया, 15 में से आया 6 और 4 में से 3 गया 1, यानी फाइनली आपको 193। यानी इस क्वेश्चन का मतलब, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि 2015 के बाद 193 दिन पे उसका फैज का जन्म हुआ था। अब वो 193 दिन कौन सा है, 193वां दिन कौन सा है, वो हमें पता लगाने के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक सारे के सारे आपको मंथ ऐड करने पड़ेंगे। जहां पे जिस मंथ में आपको 193 कंप्लीट हो जाता है, उसी मंथ में उसी तारीख को उसका जन्म हुआ है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो 100 कहने का मतलब है 193 दिन आपने जोड़ने हैं। 2015 का दिन तो खत्म हो गया, बचे अब आने वाले दिनों में हमने कितने दिन देखने? 193 दिन। 2004, अब देखो 2015 वर्ष तो खत्म हो गया, अब 2016 के 193 दिन हम जोड़ेंगे, तब हमें पता लग जाएगा कि फैज का जन्म हुआ था। तो जनवरी बताओ, जनवरी में होते हैं आपके 31 दिन। फरवरी क्योंकि देखो 2016 की तो 29 दिन होंगे, 29 दिनों की फरवरी की। फिर है आपका मार्च होता है 31 दिन का। फिर अप्रैल आपका 30 दिन का। फिर मई आपका 31 दिन की। फिर जून आपका 30। फिलहाल इतना ही आप जोड़ो कि कितना बन रहा है। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12, 12 का 2 ऊपर आया 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। अब जून तक तो जब आपने जोड़े आपको 182 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन चाहिए तो 193 दिन। तो इस 182 को जब आप इसमें से 193 में से घटाओगे, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यानी अगला महीना जब जुलाई चढ़ जाएगा तो जुलाई की 11वें दिन, यानी 11 जुलाई 2016 को जो था फैज का जन्म होता है। क्या 11 जुलाई 2016 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये अप्रोच थी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो दिया गया जिस ईयर में जो फर्स्ट पर्सन का जन्म हुआ, क्या वो ईयर एक नॉर्मल ईयर है या फिर एक लीप ईयर। उतने दिन अगर यहाँ पर 2016 होता तो आप क्या करते? 365 नहीं 366 दिन में से इस 5 दिन को घटाते। कहने का ये भावार्थ था। और उसके बाद जो डे 365 में से घटाने के बाद या 366 में से घटाने के बाद बच गया, उसको अगेन 553 में से घटाते और आप अगले वर्ष में एंटर कर जाते, और उसके बाद जितने दिन बोले हैं उतने जोड़ते और आपका आंसर आ जाता है। तो ये अप्रोच थी फटाफट करने की, ठीक है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, और आपका कैलेंडर मेरे भाई कंप्लीटली फिनिश होता है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, आपका गलत नहीं होगा और सभी के सभी क्वेश्चन मेरे भाइयों के सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन में देता हूँ। इस चैप्टर के बाद अब आपका शुरू होने जा रहा है क्लॉक, क्योंकि मैंने जब इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं आपको एडवांस जो रीजनिंग होती है उसके सभी चैप्टर्स करवाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो बाकी ऑलरेडी आप देखते हो कोडिंग डिकोडिंग ये वो जो भी, वो मैं करवाऊंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले एडवांस कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, क्यूब्स होगी, सारे के सारे चैप्टर्स जो होते हैं आपके एडवांस रीजनिंग में आते हैं। सबसे पहले हम एडवांस चीजों को करेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल चीजों को करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इसके बाद आपका क्लॉक शुरू होने जा रहा है। तो एक बार सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, सभी भाइयों को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।